दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक द ओमनीबस और उसमें बुक चल रही है द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में है, आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब दोस्तों, अगला चैप्टर है माई नाइट ऑफ टेरर। अब जिम कॉर्बेट ने जब पाइन के पेड़ पे यानी कि चीड़ के पेड़ पर बैठ के मैन ईटर का इंतजार किया था, वो आते आते रह गया था। उसके बाद जब जिम कॉर्बेट वापस आ गए थे तो बोलते हैं कई दिनों तक मेरा उस मैन ईटर से संपर्क टूट गया था। वो जो टूटा हुआ ग्राउंड था उस पर वो मैन ईटर लौट कर आया नहीं और कहीं से भी कोई सुराग उस मैन ईटर के बारे में जिम कॉर्बेट को मिला नहीं। जिम कॉर्बेट को उस मैन ईटर का भी कोई सुराग नहीं मिला और ना ही मिला कोई सुराग उस फीमेल का जिसकी वजह से उस मैन ईटर की जान बच गई थी जब जिम कॉर्बेट पाइन के पेड़ पर बैठे थे। अब जिन जंगलों में जिम कॉर्बेट अभी घूम रहे थे, एक तरह से देखा जाए तो वह जंगल जिम कॉर्बेट का घर ही था। कहीं भी आसपास लेपर्ड होता तो जिम कॉर्बेट उसे ढूंढ ही लेते, क्योंकि जिम कॉर्बेट के साथी थे वो जंगल के जानवर, जंगल फोक्स, बर्ड्स, डियर, बंदर, जो तरह तरह की अलार्म कॉल निकाल के सूचना दे देते कॉर्बेट को कि यहां है वो आदमखोर। अब वो जो फीमेल लेपर्ड थी वो बहुत ज्यादा परेशान थी, अपने घर से बहुत ज्यादा दूर भी थी, क्योंकि उसे तलाश थी साथी की। और जब मैंने पाइन के पेड़ के ऊपर बैठ के कॉल निकाली थी और मेरी कॉल का जवाब दे रहा था वो मेल लेपर्ड, इधर से फीमेल ने भी कॉल पर कॉल शुरू कर दी थी। और लगता है कि जब वो मेल लेपर्ड उसे मिल गया तो वो उसे लेकर अपने इलाके में चली गई। हालांकि कॉर्बेट बोलते हैं कि उसे जो साथी मिला था वो ढूंढने में उसकी मदद मैंने की थी। अब मेल उस फीमेल के पास से जब वापस आएगा तो अकेला ही आएगा, क्योंकि फीमेल वहीं रुक जाएगी अपने इलाके में। लेकिन अलकनंदा के बाएं किनारे के लोग जिस हिसाब से प्रीकॉशंस ले रहे थे, अब उस आदमखोर के लिए शिकार करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। उसे भूखा रहने की नौबत आ गई थी। और क्योंकि वो आदमखोर बहुत ज्यादा समझदार है, वो जानता है कि इस साइड के लोग तो सावधान हैं, लेकिन दूसरे साइड के लोग सावधान नहीं होंगे, तो अपनी पूरी ताकत लगा देगा अलकनंदा नदी को पार करने में। इसलिए जिम कॉर्बेट ने अलकनंदा नदी पर जो सस्पेंशन ब्रिज था, उसके जो टॉवर थे, वहां पर वॉच करना शुरू कर दिया। तो जिम कॉर्बेट ने अलकनंदा नदी के पुल पर चौकीदारी बिठा दी। अलकनंदा नदी पर जो रुद्रप्रयाग वाला सस्पेंशन ब्रिज था, उस पर पहुंचने के लिए 3 तरफ से रास्ता था। अब जो दक्षिण दिशा की तरफ से रास्ता था वो उस ब्रिज के चौकीदार के घर के पास से आता था। चौथी रात को मैंने सुना कि चौकीदार के कुत्ते को उस आदमखोर ने मार डाला। वो कुत्ता बड़ा प्यारा कुत्ता था, बड़ा ही फ्रेंडली डॉग था, और जब जब मैं वहां से गुजरता था मेरी तरफ दौड़ के आता था, पूंछ हिलाता था। वो कुत्ता अक्सर रात में भौंका करता था, लेकिन उस रात लगातार भौंक रहा था और अचानक भौंकते भौंकते उसका भौंकना चीख में बदल गया। और जब चीख की आवाज सुनाई दी तो अपनी झोपड़ी के अंदर से चौकीदार भी चिल्लाया और उसके बाद वहां पर छा गई शांति। अब कॉर्बेट ने उस पुल के ऊपर जो कांटों की बाड़ लगी थी उसे हटवा दिया था, क्योंकि वो खुद चौकीदारी कर रहे थे। उनकी उंगली बंदूक के ट्रिगर पर थी। इंतजार था तो आदमखोर का, लेकिन वो आदमखोर आया नहीं। अब जब जिम कॉर्बेट ने कुत्ते के चीखने की आवाज सुन ली थी, वो समझ गए थे कि लेपर्ड यहीं पर है। वो ट्रिगर पर उंगली रख के पूरी रात इंतजार करते रहे
कि लेपर्ड कोशिश करेगा उस सस्पेंशन ब्रिज को क्रॉस करने की, लेकिन वो आया नहीं। हालांकि लेपर्ड ने कुत्ते को वहीं सड़क पर छोड़ दिया और उसके बाद अगले दिन जब उसके पगमार्क जिम कॉर्बेट ने चेक किए तो उन्होंने पाया कि वो ब्रिज के टॉवर तक आया था, और जहां तक वो आया था अगर वो 5 कदम और बढ़ा देता तो ब्रिज के ऊपर चढ़ जाता और जिम कॉर्बेट की निगाह में आ जाता। लेकिन वो 5 कदम उसने बढ़ाए नहीं, वो दाहिनी दिशा की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर तक तो वो बाजार की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके बाद वो तीर्थ यात्री रोड की तरफ मुड़ गया। 1 मील तक तो उसके पैरों के निशान मिले और उसके बाद निशान कहीं खो गए। अब 2 दिनों के बाद जिम कॉर्बेट को खबर मिली कि एक गाय को पिछली रात लेपर्ड ने मार दिया है। अब जो तीर्थ यात्री रोड थी उसमें 7 मील दूर लेपर्ड ने गाय मारी थी, और यही शक जताया जा रहा था कि जिस लेपर्ड ने से मारा है वही है आदमखोर। अब जिस रात लेपर्ड उस कुत्ते को मारा था उसी रात आगे जाके एक घर का दरवाजा भी खोलने की कोशिश की थी, और फिर अगली शाम वहीं मार दी गाय। जब मैं वहां पर पहुंचा तो रोड पर बहुत सारे लोग मेरा इंतजार करते हुए खड़े थे, और उन्हें मालूम था कि जिस रोड पर मैं चल के आया हूं मैं बहुत थक गया होऊंगा, मुझे गर्मी भी लगी होगी, तो मेरे लिए चाय का कप और प्याली तैयार थे। हम सारे लोग एक आम के पेड़ की छांव में बैठे, सबने सुट्टा मारा और मैंने पी चाय। उन लोगों ने बताया कि ये गाय बाकी गाय के साथ चरने के लिए गई थी, लेकिन जब बाकी गाय लौटी और ये गाय नहीं लौटी तो उसे ढूंढने के लिए बाकी लोग निकले, और वो नदी और रोड के बीच में पड़ी हुई मिली। अब जिम कॉर्बेट बाकी लोगों से बात कर रहे थे, और पिछले 8 सालों में जब से यह आदमखोर वारदात कर रहा था कई बार वो मरते मरते बाल बाल बचा था। तो जिम कॉर्बेट ने पूछा कि उसने ये आदत कब से बना ली कि वो घरों के दरवाजे तोड़ने की कोशिश करता है, और मालूम चला कि उसकी ये आदत 3 साल पहले ही बनी है, क्योंकि 3 साल पहले तक वो लेपर्ड उन्हीं लोगों पर हमला करता था जो कि घरों के बाहर घूम रहे होते थे, या फिर जो अपने घरों का दरवाजा खुला छोड़ देते थे, तब वो घर के अंदर जाके भी वारदात कर देता था। लेकिन अब वो शैतान इतना खतरनाक और इतना दुस्साहसी हो चुका है कि वो दरवाजे तोड़ने की कोशिश करता है, और जब वो कामयाब नहीं हो पाता दरवाजा तोड़ने में तो वो बदमाश, वो शैतान जमीन में गड्ढा खोद देता है और घर के अंदर घुस के शिकार को पकड़ के ले जाता है। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि पहाड़ के लोगों को जो लोग नहीं जानते, मैं आपको बता दूं कि वैसे तो ये लोग बहुत बहादुर होते हैं। इनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहादुरी के अवार्ड जीते होते हैं, लेकिन जब वो लेपर्ड उनके घरों का दरवाजा तोड़ रहा होता है, या गड्ढा खोद के घुसने की कोशिश कर रहा होता है, या फिर छत के छप्पर को हटा के अंदर आ रहा होता है, अंदर कमरे में कई लोग होते हैं, उनके पास कई हथियार होते हैं जैसे कि कुल्हाड़ी, खुकरी, लेकिन वो उसे इस्तेमाल नहीं करते डर के मारे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लेपर्ड नहीं है, यह है बुरी आत्मा या फिर शैतान, इससे तो मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। तो वो चुपचाप सरेंडर कर देते हैं, और लेपर्ड आराम से आता है, कई लोगों के बीच में से एक आदमी को उठा के ले जाता है, बाकी कुछ करते ही नहीं। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि पिछले 8 सालों में मुझे केवल एक केस मालूम चला है जिसमें प्रतिरोध किया गया था उस लेपर्ड से, और वो प्रतिरोध किया था एक महिला ने। अब वो महिला अकेले सो रही थी और दरवाजे में उसने चिटकनी नहीं लगाई थी। अब वो जो दरवाजा खुलता था अंदर की तरफ खुलता था, लेपर्ड उस दरवाजे से अंदर आया, महिला सो रही थी, लेपर्ड ने उसका बायां पैर पकड़ा
अब जब लेपर्ड उसे घसीट रहा था, उस महिला के हाथ में टकरा गया एक गंडासा। गंडासा वो हथियार होता है जिससे जानवरों के लिए चारा काटा जाता है। उस गंडासे से उसने वार किया उस लेपर्ड पर। उस प्रहार के बावजूद लेपर्ड ने अपनी ग्रिप तो नहीं छोड़ी, लेकिन वो पीछे हटा। अब जब लेपर्ड पीछे हटा तो वो दरवाजे के बाहर निकल गया। उस महिला ने या तो दरवाजा अपने आप बंद कर दिया या बाई चांस झटके से दरवाजा बंद हो गया। अब लेपर्ड बाहर था, महिला अंदर थी, उसका पैर बाहर था जो कि लेपर्ड के मुंह में था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसका पैर ही चीर दिया। उस लेपर्ड ने उस महिला का पैर उसकी बॉडी से अलग कर दिया। अब मुकंदी लाल जी, जो कि मेंबर थे गढ़वाल की तरफ से यूनाइटेड प्रोविंस की काउंसिल में, वो अपने चुनाव के प्रचार के लिए अगले दिन ही उस गांव पहुंचे। और जब उन्हें यह मामला मालूम चला तो वो लेपर्ड के इंतजार में उसी रूम में रुके, लेकिन लेपर्ड आया नहीं। अब जब मुकंदी लाल जी वापस पहुंचे तो उन्होंने काउंसिल में एक रिपोर्ट रखी कि 1 साल के अंदर 75 लोगों की जान ले ली है इस लेपर्ड ने, और सरकार को एक बहुत बड़ा सर्च अभियान चलाना चाहिए इस आदमखोर के लिए। अब उस गाय के शिकार तक पहुंचने के लिए मेरे साथ एक गांव का आदमी चला और साथ में था माधो सिंह, और मैं पहुंचा उस जगह पर जहां पड़ी थी वो गाय। वो गाय थी बहुत गहरे ravine में, यानी कि पहाड़ी नाले में। उसकी दूरी थी रोड से करीब 1/4 मील की और नदी से करीब 100 गज की। अब उस रवीन के एक तरफ तो बड़ी बड़ी चट्टानें थीं, घनी झाड़ियां थी, और दूसरी तरफ थे पेड़। अब जो भी पेड़ थे वो इतने बड़े नहीं थे कि उन पर बैठा जा सके उस लेपर्ड के इंतजार में, लेकिन 30 गज की दूरी पर एक चट्टान थी और उसके नीचे थोड़ा खोखला सा हिस्सा था। मैंने डिसाइड किया कि मैं इस खोखले हिस्से में बैठूंगा। अब जब मैंने कहा कि मैं वहां बैठूंगा जमीन पर, तो इस बात का पुरजोर विरोध किया उस गांव वाले ने और माधो सिंह ने। लेकिन क्योंकि जब से मैं दोबारा रुद्रप्रयाग आया था, ये पहला एनिमल था जिस पर मुझे लेपर्ड के आने की उम्मीद थी, और वो भी शाम ढले के पहले, तो उनके विरोध को मैंने दरकिनार कर दिया और उन्हें वापस भेज दिया गांव की तरफ। अब जहां पर मैं बैठा था वो जगह सूखी थी, कंफर्टेबल थी, मेरी पीठ टिकी हुई थी चट्टान पर और मेरे पैर छिपे थे पास की झाड़ी में। मुझे पूरा विश्वास था कि लेपर्ड को मेरी प्रेजेंस के बारे में मालूम नहीं चलेगा, और मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास था कि जब तक उसे मेरी मौजूदगी के बारे में पता चलेगा, उसके पहले मैं उसे दूसरे लोक में भेज दूंगा। मेरे पास थी एक टॉर्च, एक चाकू, मेरे घुटनों पे रखी थी राइफल, और मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बेहतरीन जगह है जहां पर मैं उस लेपर्ड को मार सकता हूं। अब बिना हिले डुले, अपनी आंखों को स्थिर रखते हुए, जो कि जमी हुई थी सामने की चट्टानों की तरफ, मैं शाम ढले तक वहीं बैठा रहा। एक एक सेकंड घंटों के समान था और मुझे लग रहा था कि अब नहीं तो तब वो आदमखोर इस तरफ आ ही रहा होगा। अब समय बीतता जा रहा था। मुझे उम्मीद थी कि रोशनी के रहते हुए वो लेपर्ड यहां आ जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। धीरे धीरे सारी चट्टानें, सारी झाड़ियां, सारे पेड़ धुंधले नजर आने लगे थे क्योंकि अंधेरा हो रहा था। लेपर्ड आने में देरी कर रहा था। जितनी मुझे उम्मीद थी उससे थोड़ी ज्यादा देरी, लेकिन यह बात मुझे डरा नहीं रही थी क्योंकि अंधेरा हो जाने के बावजूद मैं उसे देख सकता था, क्योंकि मेरे पास टॉर्च थी। और जहां पर वो गाय पड़ी थी वो जगह मुझसे बहुत ज्यादा दूरी पर थी भी नहीं। दूरी थी सिर्फ 30 गज की। मैंने तय कर लिया था कि मैं जब अपना शिकार, अपना निशाना मारूंगा, सावधानी के साथ मारूंगा, और ऐसा नहीं करूंगा कि वो लेपर्ड घायल होकर बच के चला जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो पहले से ही खतरनाक आदमखोर और ज्यादा खतरनाक बन जाए।
अब उस पहाड़ी नाले में एकदम सन्नाटा था और कई दिनों से सूरज अपने चरम पर था, तो वहां जितनी भी सूखी पत्तियां थी पूरी तरह से सूख चुकी थी, एक तरह से जलावन बन चुकी थी, यानी जलाने लायक ईंधन। अब ये जो पत्तियां सूख गई थी, इसका भी एडवांटेज जिम कॉर्बेट को मिल रहा था, क्योंकि कहीं से भी लेपर्ड आता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूखी पत्ती चटकती जरूर। तो जिम कॉर्बेट अपनी आंखों से ज्यादा अपने कानों पर भरोसा कर रहे थे, सुनने की कोशिश कर रहे थे। कहीं से भी लेपर्ड आए तो पत्ती चटकेगी और वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन अब थोड़ी देर बाद जब वो लेपर्ड आया नहीं या देरी कर रहा था, तो ये बात जिम कॉर्बेट को बेचैन कर रही थी। अब उनके अंतर्मन में सवाल उठ रहे थे कि क्या वो लेपर्ड कहीं किसी चट्टान के पीछे छुपा होगा और इतने घंटों में वो मुझे ही देख रहा होगा, और क्या वो अपनी जबान अपने होठों पर फेर रहा है, क्योंकि उसे इंतजार है मेरी गर्दन में अपने दांत गड़ाने का, क्योंकि बहुत दिनों से उसे इंसानी शिकार नहीं मिला है। वरना मुझे और कोई कारण समझ में नहीं आ रहा कि उसने शिकार मारा है, वो उसे खाने क्यों नहीं आ रहा। अब जिम कॉर्बेट सोच रहे थे कि अगर वो जिंदा बच के जाना चाहते हैं इस रवीन से, तो फिर उनके कानों को कुछ ऐसे काम करना होगा जैसे उन्होंने पूरी जिंदगी में काम ना किया हो। अब जिम कॉर्बेट पूरा जोर लगा रहे थे अपने कानों पर, और इस बात का बहुत ज्यादा उन्हें तनाव भी था। अंधेरा भी बहुत ज्यादा हो रहा था और कॉर्बेट सोच रहे थे कि आज का अंधेरा कुछ ज्यादा ही अंधेरा है। मैंने अपना सर ऊपर उठा के देखा तो देखा आसमान में काले बादल छाए हैं। यही वजह है कि अंधेरा कुछ ज्यादा ही अंधेरा बन गया था। अब उन बादलों ने धीरे धीरे तारों को कवर कर लिया था, तो जो रोशनी तारों की वजह से नीचे आती थी रात में, जो जिम कॉर्बेट के लिए मददगार होती थी, वो भी नहीं आ रही थी। अब करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तेज तेज बूंदें आने लगी बारिश की। अब जहां देखो वहां पानी की बूंदें गिर रही थी पत्तियों पे, चट्टानों पर, और जो पूरा सन्नाटा था जो कि जिम कॉर्बेट के लिए मददगार था, अब चारों ओर बारिश की आवाज आ रही थी। अब किसी तरह की मूवमेंट अगर वो लेपर्ड करता तो जिम कॉर्बेट को सुनाई नहीं देता। अब जिम कॉर्बेट समझ गए थे कि जिस मौके का इंतजार उस आदमखोर तेंदुए को था, वो घड़ी आ चुकी है। अब वो किसी भी वक्त मेरे ऊपर हमला करने वाला है। कॉर्बेट ने अपना कोट उतारा, अपनी गर्दन के चारों तरफ लपेट लिया कि किसी भी तरह उस लेपर्ड के दांत गर्दन में गड़ने ना पाए। अपनी स्लीव्स को भी ऐसे बांध दिया कि वो लेपर्ड उसे खोल ना पाए। अब बारिश हो रही थी, जिम कॉर्बेट को मालूम था कि अब राइफल किसी काम की नहीं, तो उसे उन्होंने बाएं हाथ में पकड़ लिया। दाएं हाथ में पकड़ लिया वो चाकू जिसे वो अपने साथ लेके आए थे। अब जो चाकू जिम कॉर्बेट के पास था उसका नाम था अफरीदी स्टैबिंग नाइफ, और जिम कॉर्बेट को उम्मीद थी कि ये चाकू बढ़िया तरीके से काम करेगा, मेरी उतनी ही मदद करेगा जितनी मदद इसने पहले की थी अपने स्वर्गवासी मालिक की। इस चाकू को जिम कॉर्बेट ने खरीदा था गवर्नमेंट स्टोर से हांगू में, जो कि था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे। डेप्यूटी कमिश्नर ने जिम कॉर्बेट का ध्यान आकर्षित किया था इस चाकू के ऊपर जो लेबल लगा हुआ था, और उस पर 3 निशान बने थे उसके हैंडल पर, और यह बताया था कि इस चाकू का इस्तेमाल किया गया है 3 मर्डर करने में। अब जिम कॉर्बेट ने उसे देखा, हालांकि यह बड़ी ही खतरनाक और दर्दनाक निशानी थी, लेकिन जब जिम कॉर्बेट ने उसे अपने हाथ में पकड़ा उन्हें अच्छा लगा। मजबूती के साथ उन्होंने उसे पकड़ लिया था, और उतनी ही मजबूती के साथ अभी इस वक्त उस चाकू को कॉर्बेट ने पकड़ा हुआ था। उन्हें उम्मीद थी कि यह उनका पूरा साथ देगा। कॉर्बेट चाकू को मजबूती से पकड़े थे, लेकिन अब बारिश धीमी होती जा रही थी।
अब अगर आप एक कॉमन लेपर्ड की बात करें तो उसे बारिश पसंद नहीं होती। बारिश के दौरान वो किसी चट्टान, पेड़ या गुफा के अंदर छिपना पसंद करता है। लेकिन आदमखोर एक साधारण लेपर्ड था नहीं। उसकी पसंद और नापसंद के बारे में मुझे आइडिया भी नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि वो बारिश को पसंद करता है कि नापसंद करता है, या फिर वो समझता है बारिश को एक मौका अपने शिकार पर हमला करने के लिए। तो मैं पूरी तरह चौकस था। जब माधो सिंह मुझे वहां छोड़ के जा रहा था तो उसने पूछा था कि मैं कितनी देर तक यहां बैठना चाहता हूं। तो मैंने जवाब दिया था, जब तक कि उस लेपर्ड को मैं गोली ना मार दूं। तो जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि जब मैंने उसे ऐसा जवाब दे दिया था तो मुझे उसकी तरफ से किसी मदद की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो मुझे ढूंढने आएगा नहीं। हालांकि उसकी मदद की मुझे सख्त जरूरत है। अब मेरे मन में बार बार सवाल आ रहे थे कि क्या यहां से मैं चला जाऊं या फिर मैं यहीं बैठा रहूं। कभी मुझे लगता था कि यह करूं, कभी लगता था वो ना करूं। मेरे अंदर यही उलझन चल रही थी। कॉर्बेट के दिमाग में यह बात चल रही थी, हो सकता है कि लेपर्ड ने मुझे अभी तक देखा ना हो, और जब मैं यहां से निकलने की कोशिश करूंगा तो मैं अपनी बेवकूफी से अपनी पोजीशन लेपर्ड को बता दूंगा। जाने का रास्ता भी बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा, उबड़ खाबड़ है। इस बात की भी संभावना है कि मैं लेपर्ड के सामने ही गिर पड़ूं, क्योंकि मुझे रास्ता समझ ना आए और वो कर देगा मेरे ऊपर हमला। और अगर मैं यहां बैठा रहता हूं तो सुबह होने में 6 घंटे बाकी है। मेरी जिंदगी को बहुत ज्यादा खतरा है। मेरे पास हथियार तो है, लेकिन वो चाकू है जिसका मैं अभ्यस्त नहीं हूं, यानी कि मुझे आदत नहीं है उससे अपनी रक्षा करने की। और इस दौरान चौकस रहने के लिए मेरे ऊपर जो तनाव आ रहा है उससे मैं अपनी बुद्धि स्थिर रख पाऊंगा कि नहीं, मुझे पता नहीं। तो मैंने अपनी राइफल को अपने कंधे पर रखा और मैं खड़ा हो गया कि चलो यहां से चलता हूं, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि जितनी दूरी मुझे तय करनी थी कोई बहुत ज्यादा दूरी थी नहीं। मुझे चलना था केवल 500 गज। उसमें से आधा गीली मिट्टी वाला रास्ता था, आधा था चट्टान वाला रास्ता। जगह जगह पर जानवरों के खुर के निशान भी बने हुए थे। अब जिम कॉर्बेट टॉर्च नहीं जला रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उससे मैन ईटर का ध्यान उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। एक हाथ में थी राइफल, एक हाथ में थी टॉर्च। उनके रबर सोल वाले जूते जगह जगह फंस रहे थे जानवरों के खुरों के निशानों पर और ऊबड़ खाबड़ पत्थरों पर। अब जिम कॉर्बेट जब रोड पर पहुंच गए तो जोर से उन्होंने कुई की आवाज निकाली, और कुई की आवाज निकालना था कि फौरन दूर गांव में एक झोपड़ी का दरवाजा खुला। उसमें से माधो सिंह और वो गांव वाला निकले। उनके हाथ में थी लालटेन। अब जो माधव सिंह और वो गांव वाला जिम कॉर्बेट के पास आ गए तो माधव सिंह ने बताया कि जब तक बारिश शुरू नहीं हुई मेरी सुरक्षा को लेके माधव सिंह उतना परेशान था नहीं, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हो गई माधव सिंह बेचैन हो गया। उसने दरवाजे पर अपना कान लगा दिया, लालटेन जला के रख ली, और वो कोशिश कर रहा था मेरी किसी भी आवाज को सुनने की। जैसे ही मैंने आवाज लगाई थी माधव सिंह ने दरवाजा खोल दिया था। अब वो दोनों आदमी चाहते थे मुझे रुद्रप्रयाग तक छोड़ना, और रुद्रप्रयाग की दूरी थी 7 मील की। तो हम चल पड़े 7 मील की यात्रा पर। बच्ची सिंह आगे आगे चल रहा था। बच्ची सिंह के पीछे था माधो सिंह, उसके हाथ में थी लालटेन, और उसके पीछे था मैं। अगले दिन जब मैं वापस लौट के आया तो मैंने देखा उस शिकार को उस आदमखोर ने खाया नहीं है। खाया तो क्या, छुआ भी नहीं है। और उस रोड पर मुझे मैन ईटर के पग मार्क्स मिले। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि मुझे उस समय का अंदाजा नहीं है कि वो कितना समय था कि जब हम नीचे जा रहे थे और मैन ईटर कितनी देर बाद हमारा पीछा कर रहा था। या तो वो उसी वक्त कर रहा था या फिर वो थोड़ी देर बाद उसी रोड पर चला था।
जिस पर चले थे हम। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि जब मैं उस रात को याद करता हूं तो उसे एक दहशत भरी रात के रूप में याद करता हूं। कॉर्बेट बोलते हैं कि इसके पहले भी मैं बहुत बार डरा हूं, लेकिन जितना ज्यादा मैं उस रात डरा था, मुझे नहीं याद कि इसके पहले मैं कभी डरा था। क्योंकि जब तक बारिश नहीं आई थी सब कुछ ठीक था। बारिश आते ही मेरे सारे डिफेंस खत्म हो गए थे। मैं उस आदमखोर की दया पर निर्भर था और मैं एक हत्यारे के चाकू पर निर्भर था, और मुझे उम्मीद थी कि वो चाकू मेरी सुरक्षा करेगा। तो दोस्तों यहीं पर एंड हुआ ये चैप्टर। अगला चैप्टर होगा लेपर्ड फाइट्स लेपर्ड। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।